कंसंट्रेट होकर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वैसे ही मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल जैसे H2, इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अरे सर हमने तो आज तक कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम ही नहीं सुना, बिल्कुल नाम नहीं। लगभग सिमिलर सिमेट्री वाले एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई मतलब px है तो आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ py है तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन अगर px pz है तो सर आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। यस, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है और ये जो हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो एटम है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है। यस, मैं सही कह रहा हूं? एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव। मैं किसी बात करूं, मॉलिक्यूल की बात करूं तो दादा H2 में कितने न्यूक्लियस हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए। बोलो भाई, दो हाइड्रोजन के एटम में दो न्यूक्लियस। अब इस H2 मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बताओ कितने कितने न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करेंगे? दो न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर मान लो कोई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता तो सर उसमें तीन एटम होते, और तीन एटम होते मतलब तीन न्यूक्लियस होते, उस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तीन न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते, तीन न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करते। यस, अगर मान लो जो होता है दादा वो पॉलीसेंट्रिक होता है ना, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक से ज्यादा न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट को। मेरे हिसाब से तीनों जितने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडेशन होता था उतने ही नए ऑर्बिटल बनते थे। वैसे यहां पर भी सेम ये चीज है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तीन अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यस, ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं मतलब ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। अब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? सर दो बनेंगे। यस, अब दादा दो में से एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। हमेशा ऐसा ही होगा। यस, हमेशा ऐसा ही होगा। मान लो इसमें कंबाइन होते हैं तो टोटल चार एटॉमिक ऑर्बिटल, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। चार में से दो की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है और दो की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है। यस, जिससे कम होती है दादा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना बेटा, ये नाम है, बस ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे आपने हां बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। यस, भाई इसकी एनर्जी कम है ना एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा इसकी एनर्जी ज्यादा है और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यस, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी वाली स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है और हम लोगों ने पढ़ा था भाई जितनी एनर्जी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जा रहा है और लो एनर्जी का मतलब है ग्रेटर स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, बॉन्डिंग में जाना मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करना, बिकॉज़ यहां जाने का मतलब एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। मेरी बात नहीं है, ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग याद है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे फिल करते थे? तीन रूल लगा करते थे ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, ऑब्बो प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यस, तो सेम यही रूल को काम में लेते हुए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी भरना होता है। यही चीज जो साई है प्लस माइनस है ना, दिस इज योर साई है। और सर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैं लिख देता हूं ए, है ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए लिख देता हूं। बहुत बढ़िया। वैसे ही जो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी, इसका जो वेव फंक्शन है इसको भी मैं दिखा देता हूं, है ना, ये भी मैंने दिखा दिया। दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी प्लस और सर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है बी। यस, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है बी। वेव आपस में कैसे जुड़ती है ना, आ जाता है इंटरफेरेंस में। यस, है ना। अच्छा सर, एक इंटरफेरेंस होता है जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव का भाई ये वेव तो दोनों वेव तो है, इनका कॉम्बिनेशन दो तरह का हो सकता है। एक बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसको दिखाया जाएगा साई ए प्लस साई बी से, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा नाम से पता लगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब माइनस, कंस्ट्रक्टिव मतलब प्लस। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। मतलब क्या है इसका मीनिंग देखो मैं आपको समझाता हूं। ये दो आपके पास वेव्स हैं, है ना, ये आपके पास दो वेव है। इसका जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए और जो दूसरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है बी, है ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बी है। अगर ये दोनों वेव आपस में जुड़े कैसे कैसे कंबाइन हो, इसका जो प्लस है वो इसके प्लस के साथ कंबाइन हो, इसका जो माइनस है वो माइनस के साथ कंबाइन हो, वापस से प्लस के साथ कंबाइन, माइनस के साथ कंबाइन, तो जो इन दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से नई वाली जो वेव बन के आएगी ना, जो नई वेव बन के आएगी ना, पता क्या होगा, जो नई वाली वेव बन के आएगी दादा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा वो? ए प्लस बी। मेरी बात समझो, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव आपको सेम फेज में होगा, या सेम फेज का मतलब क्या हो गया, प्लस के साथ माइनस के साथ। इस तरह का जो इंटरफेरेंस है इसको दुनिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम से जानती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलती है। यस, और मेरे भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा सर, ये बात समझ में आई, है ना। यस यस यस, ए प्लस बी हो गया, ए और बी मिलकर ए प्लस बी हो गया, है ना। ठीक है सर, अब आप एक बात बता सकते हो, और एडिटिव कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो ना, एडिटिव कॉम्बिनेशन, है ना। ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी, माइनस प्लस, दिस इज योर साई बी। आप मतलब समझे क्या? इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। यस यस यस, मेरी बात समझे। इन दोनों का मीनिंग लगा के प्लस को प्लस के साथ करवा दो, इसका मीनिंग भी यही है। और चाहो तो बीच में प्लस लगा के प्लस जो है वो माइनस के साथ ओवरलैप करो। तो मतलब यहां पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है सर वो कॉम्बिनेशन ऑपोजिट फेज में हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑपोजिट फेज में हो रहा है। यस सर, इसका जो प्लस पार्ट है वो इसके माइनस के साथ कंबाइन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग यहां पर बोलेंगे सर यहां तो देखो प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है। नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बना है, पता है इसमें क्या होगा सर? इसमें लफड़ा हो जाएगा सर। ये जो एम्पलीट्यूड आएगा वो हो जाएगा ए माइनस बी, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या नाम दोगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब यहां आपको समझने वाली ये है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसका मतलब ऑपोजिट फेज में कॉम्बिनेशन होता है। और इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या नाम दिया आपने? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम दिया। यस, और सर इसका एक और नाम भी है, आप इसको सबट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है सबट्रैक्शन हो रहा है, जैसे वो ए था ये बी है, ये ए माइनस बी हो गया। मेरी बात, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बेटा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है अभी तक इस वाले पोर्शन का। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हां, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो होता क्या है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना, मैं उसको ऐसे बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यस,
और एक ऐसा रीजन, न्यू एटम के अंदर एक ऐसी जगह, ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती हो, उस वाले रीजन को आपने नाम दिया था एटॉमिक ऑर्बिटल। यस, तो यही डिफरेंस हुआ करता था ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। ऑर्बिट में हम लोग फिक्स पाथ की बात करते थे कि दिस इज द फिक्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आपने ऑर्बिट नाम दिया था। हाइजेनबर्ग ने बोला भाई ऐसा कोई फिक्स पाथ पॉसिबल नहीं है, आप कभी इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं बता सकते। आप सिर्फ क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम के अंदर इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और वो जगह, वो रीजन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता था, उसको आप लोग नाम देते थे ऑर्बिटल। यस, बहुत बढ़िया। और एटम भी, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है साई, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है साई बी। यस, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते थे इसको। यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो साई बी स्क्वायर के बराबर होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो साई बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यस, ऐसा ही होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप लोग बोलोगे सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई ए बी से दिखाते हो, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मैं मैथमेटिकल अप्रोच बता रहा हूं भाई, इसका स्क्वायर कर दो तो बताइए ये वाला स्क्वायर क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। बोलो यही आएगा। किस केस में ये आएगा सर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले केस में। कह सकता हूं ऐसा? वहीं पर अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसको हम लोगों ने कैसे दिखाया था, उसका वेव फंक्शन कैसे दिखाया था, साई ए माइनस साई बी। मैंने कहा भाई मुझे वेव फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो ये बता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने कहा इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो क्या? यस, आप दोनों में डिफरेंस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं हुए थे, तो जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी थी, टोटल प्रोबेबिलिटी वो कितनी थी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। बोलो यही तो थी भाई, इसमें थी साई ए स्क्वायर, इसमें थी साई बी स्क्वायर। अभी दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं हुए, नहीं हुए, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर तो है ही, साथ में प्लस 2 साई ए साई बी भी है। और ये सर इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है 2 साई ए साई बी से। और वैसे ही अगर मान लो मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो डिक्रीज कर जाती है कितने से, 2 साई ए साई बी से। गजब, स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो रही है बिकॉज मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो इन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। किस केस में? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में। अब अगर बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्शन ज्यादा है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन कम है, इसका मतलब एनर्जी कम रहेगी और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर मान लो यही दूसरा केस ले लूं मैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला केस ले लूं, तो उसमें मैं बोलूंगा कि एक न्यूक्लियस या एक न्यूक्लियस या सर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, देखो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अरे भाई अगर बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, और मेरे भाई अगर रिपेल करेगा तो सर एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। मेरे हिसाब से आप बात समझ चुके हो, मेरे हिसाब से आप बात समझ चुके हो। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। एज इट इज जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन हुआ करती है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन का वो दूसरा लिखा है कि जो कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। सेम सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो क्या? वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, देखो अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल px है तो दूसरा भी px होना चाहिए, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल py है तो दूसरा भी py होना चाहिए, अगर तीसरा pz है तो तीसरा भी pz होना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होगा कि px जो है वो py के साथ कंबाइन हो जाएगा, py जो है वो pz के साथ कंबाइन हो जाएगा। प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होनी चाहिए अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बोलो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका ओवरलैप मैक्सिमम से एक्सटेंड तक होना चाहिए, ऑब्वियस है ना भाई। ये अगर दोनों एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होंगे तो इनका जो ओवरलैप होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो ओवरलैपिंग होगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जीरो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा और उस केस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का। डन है क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। एबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बीच में ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। इंक्रीज कर जाती है, कितने से इंक्रीज कर जाती है? 2 साई ए साई बी, है ना। ये तो भी करवाया था बेटा। इसका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिजल्ट इन द अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। ये दो एटम्स एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बता दिया, एनर्जी कम होती है एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। बिल्कुल बता दिया, पहले बता चुका हूं ये चीज तो है। ये एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब हो गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने बोला ना एडिटिव कॉम्बिनेशन या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ही बात है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो वेव फंक्शन होगा वो साई ए प्लस साई बी होगा। बताइए, तो दिखाने का तरीका होता है सिग्मा पाई डेल्टा। अरे सर हमने तो ये पढ़ा था सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइप होते हैं, सिग्मा पाई और डेल्टा। किस केस में? किस केस में? एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले केस में, ठीक है। ऑर्बिटल पहले ये लिखो जरा, है ना, ये वाला पॉइंट लिखो। तो वो डिक्रीज करती है, कितने से डिक्रीज करती है? 2 साई ए साई बी से। यस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? रिपल्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कैसे बनते हैं? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ। सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मतलब हो गया इसका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल एज इट इज वही स्लाइड लिखिए जो मैं आपको साई ए माइनस साई बी। और सबसे रिप्रेजेंटेशन होगा ना, देखो रिप्रेजेंटेशन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा हमेशा स्टार लगेगा ऊपर। जैसे मान लो सिग्मा है तो सिग्मा है तो इसका मतलब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और उसके ऊपर अगर हमने स्टार लगा दिया इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। पहचान है ये दोनों की अलग अलग। डेल्टा की बात नहीं करनी है ना, हम लोग डेल्टा की बात नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग भी दो तरह का होता है, सिग्मा पाई डेल्टा, लेकिन हमें डेल्टा की बात नहीं करनी है ना, हम लोग डेल्टा की बात नहीं करेंगे, ये हमारे दो तरह का होता है, सिग्मा स्टार पाई स्टार। ये दोनों बिल्कुल उसी तरह के हैं। सिग्मा मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल। इसका क्या मीनिंग है? देखो मैं आपको बताता हूं। एक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, है ना, एस ऑर्बिटल। एक दूसरा ऑर्बिटल है वो भी है एस ऑर्बिटल। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। मैंने इन दोनों, इसका न्यूक्लियस हीरा, मान लो इसका न्यूक्लियस हीरा, मैंने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करवा दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉम्बिनेशन बीच में अरे बोलो यार, और इस बॉन्डिंग को कैसे दिखाया जाएगा? सिग्मा बनस से दिखाया जाएगा। दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच में सर मैंने माइनस लिख दिया, ये बनस है। इसका मतलब सर ये हो गया साई ए माइनस साई बी, और साई ए माइनस साई बी से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो दिखाने का तरीका होता है ना, दिखाने का जो तरीका होता है वो इस तरह का होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका ये होता है। यस, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन ये है किस तरह का? ये है सिग्मा टाइप का। क्यों? क्योंकि सर ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ? वनस। वनस में एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। सिग्मा में भी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और बेटा इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को दिखाया जाता है सिग्मा स्टार वनस से। इसको कैसे दिखाया जाता है? इसको नोट क्यों बोला है? बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मेरी बात समझ गई? क्योंकि एक्सेस माना जाता है। मैंने कहा ठीक है चल, और 2pz कौन सा है? ये 2pz। यस, और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी है 2pz। सर ये देखो, ये ऐसा लग रहा है साई ए प्लस साई बी की तरह,
और प्लस जो है प्लस के साथ इंटर आपस में कंबाइन हुआ है, तो सर इसका मतलब ये ऑर्बिटल बनेगा, कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, अब सर इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका बताऊं कैसा होता है। इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका ये होता है, इस तरह से दिखाया जाता है। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको मैं लिखूंगा सिग्मा 2pz। देखो ना, ऐसे लग रहा है ना जैसे सिग्मा बॉन्ड बना है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन यही होता है। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोला जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज योर सिग्मा स्टार 2pz। हाँ, ये तो पाई बन गया। अरे इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, हद मतलब हाँ, बातों में कहां चले गए ना भाई, ये तो पाई बना दिया, सही ऐसा बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। दिस इज योर सिग्मा स्टार 2pz। और ये वाला जो जगह है जहां दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, इसको नोड बोला जाता है ना, इसको नोड बोला जाता है। वो तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, पाई बन गया था हमने तो। यस, माइनस लिख के प्लस को प्लस के साथ ओवरलैप करवा दो, या बीच में प्लस लिख के प्लस को माइनस के साथ ओवरलैप करवा दो, भाई बात तो एक ही है। अगर तुम समझिए, ऐसा लिखा हो ना कि इससे कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो एंटी बॉन्डिंग, इससे भी कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, ध्यान रखना, है ना। से बनेगा वैसे बनेगा जैसे पाई बॉन्ड बनता था। अच्छा है ना, 2px है, ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे 2px के साथ। बताओ, ये बॉन्डिंग पाई है ना, और क्योंकि साई प्लस साई भी था, इसका मतलब इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यस, और इसको दिखाया जाता है पाई 2px। समझे सर, इसमें एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, मेगा भाई एंटी बॉन्डिंग बनाना बहुत आसान है, देख दो तरीके हैं एंटी बॉन्डिंग के, है ना। या तो तू बीच में माइनस लगा दे, या तो तू बीच में माइनस लगा दे, माइनस लगाएगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस लिखना, और अगर बीच में प्लस लगाया तो प्लस को माइनस के साथ कर देना। अगर ये वाली ओवरलैपिंग हुई तो सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मैंने कहा सही बात है, और बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा, और ये वाला जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैं भी थोड़ी पहले लिखा था ना, जो गलती से बना दिया था, वो ये वाला होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। और इसको दिखाने का तरीका होता है यह पाई स्टार 2px। क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है। देखो सर, इसमें यहां पर भी नोड है, यहां पर भी नोड है, दो नोड है सर, कितने नोड है, दो नोड है सर। और इस पे जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा नोड होगा। अच्छा, पहले में नोड नहीं है, इसका मतलब बॉन्डिंग में नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोड होगा। ये चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये हमेशा नोड होगा ना, हमेशा नोड होगा, हमेशा नोड होगा। और सर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना सर, उसमें नोड हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करेगा सर, है ना। सर ये डिपेंड करेगा कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर मान लो पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें है, लेकिन अगर वो सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ये रिप्रेजेंटेशन से पता लगेगा। सर ये कैसे पता लगेगा, बताओ, ये वाला जो नोड है वो कौन सा नोड है, ये कौन सा प्लेन है सर। देखो ये है z कौन सा प्लेन है, yz प्लेन हो गया क्या सर, ये प्लेन कौन सा हो गया, yz। ये वाला प्लेन कौन सा हो गया सर, ये हो गया xz। ये yz, ये वाला xz, ये yz प्लेन, ये xz प्लेन, ये दो प्लेन इसके लिए नोड की तरह बिहेव कर रहे हैं, नोडल प्लेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। यस, एनर्जी वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है सर, वनस होता है ना। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। वैसे ही एक और भाई मॉलिक्यूल कम से कम दो एटम से मिलकर बनेगा, है ना। तो एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा ना, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है सर। ये दो वनस आपस में कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। यस, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है सर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और एस से मिलकर बना इसका मतलब वो सिग्मा टाइप का होगा, दिस इज सिग्मा 1s। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको मैं दिखाऊंगा सिग्मा स्टार 1s से। सर जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। मेरी बात समझे। यस, कौन सी ऑर्बिटल की आती है, 2s की आती है। तो मान लो एक एटम का 2s ऑर्बिटल ये रहा, दूसरे एटम का 2s ऑर्बिटल ये रहा सर। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, मैंने कहा करवा दे। आप बोलोगे सर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम उसको मैं लिखूंगा सिग्मा 2s, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको मैं लिखूंगा सिग्मा स्टार 2s। तो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट, है ना। बेटा पढ़ लो भाई, इधर से एनर्जी बढ़ रही है। वैसे जो दूसरे एटम का 2p ऑर्बिटल होगा सर उसमें भी कितने, तीन ऑर्बिटल हो गए। अब मुझे बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए सर, 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे सर, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। आइए 6 कैसे बने, मैं आपको बताता हूं 6 कैसे बने। 3 की एनर्जी ज्यादा, 3 की एनर्जी कम, 3 की एनर्जी ज्यादा, 3 की एनर्जी कम। मेरी बात समझो, ये ऐसे होंगे, ये बेटा जी ऐसे होंगे। यस, सुनो मेरी बात सर, मुझे एक बात बताओ। चलो ठीक है, ये ऐसे है ना। हाँ सर, सिग्मा और पाई में से सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसको आप लोग लिखोगे सिग्मा 2s। यस, और सर ये वाले जो ऑर्बिटल है ये होंगे पाई 2px और ये होगा पाई 2py। सर देखो ना, ये सर सिग्मा कहां से आया, देखो ये एक इनमें से px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। यस, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। मैंने आपसे बोला था जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो तो z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं ना। तो सर ये जो pz और pz है ये आपस में मिलकर सिग्मा बनाएगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है तो px px से क्या बनेगा, पाई बनेगा, और py py से क्या बनेगा, पाई बनेगा। ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ये बात समझे। यस, ये वाला एंटी बॉन्डिंग जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, है ना। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। नहीं भाई, sp मिक्सिंग वाला ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। हाँ क्या हो रहा है भाई, ये सिग्मा 2pz है दादा, pz है, s कहां से आ गया, तो ये पे खत्म हो गया। क्या हो रहा है भाई, मुझे लग रहा है वास्तव में कुछ उसने डाल दिया मतलब। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारे काम में आएगा। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आएगा कौन, सिग्मा 2pz, फिर कौन आएगा पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम, फिर कौन आएगा सर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py इनकी एनर्जी सेम, और सबसे लास्ट में किसकी एनर्जी आएगी, सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर है जो अल्टीमेटली मुझे याद ही रखना पड़ेगा, है ना। ये एनर्जी का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर मैं यहां पर एक एटम, यहां पर एक बिंदु बना दूं, यहां बना दूं, देखो ऐसा लग रहा है ट्रायंगल बन गया, यहां पर भी एक ट्रायंगल बन गया। तो जब sp मिक्सिंग नहीं होती तो ऊपर वाला ट्रायंगल सीधा रहता है, नीचे वाला ट्रायंगल उल्टा होता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि सीधा ट्रायंगल है, इसका मतलब ऊपर एक ऑर्बिटल आएगा, कौन सा, सिग्मा वाला, नीचे दो ऑर्बिटल आएंगे, कौन से, पाई वाले। उल्टा है मतलब ऊपर दो एक नीचे पाई, है ना। दूसरा केस समझाऊंगा ना तब आपको ये वाली चीज और आप अच्छे से रिलेट करेंगे। आ जाइए, तो 2p के लिए कैसे चेंज होगा मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। दादा इधर देखो भाई, सबका ध्यान स्क्रीन पे है। इधर भी 3 ऑर्बिटल थे, टोटल 6 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 की एनर्जी ज्यादा, 3 की एनर्जी कम, 3 की एनर्जी ज्यादा, 3 की एनर्जी कम। अब इसको याद रखने का तरीका बताऊं। इसको याद रखने का तरीका है कि इसमें, इसको याद रखने का तरीका है कि इसमें जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे वो सीधे होंगे। देखो इसमें जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे वो सीधे होंगे। ये याद रखने का तरीका होता है। आप चीजों को कैसे याद रख सकते हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये है सर पाई 2px, ये वाला कौन सा है पाई 2py, ये अकेला ऑर्बिटल कौन सा होता है, सिग्मा 2pz। ये हो गया सर पाई स्टार 2px, ये हो गया सर पाई स्टार 2py और ये हो गया सर सिग्मा स्टार 2pz। देख रहे हो आप लोग, अरे बोलो ना,
देखो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का ऑर्डर है सर सबसे कम सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s और फिर सिग्मा स्टार 2s। ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, लिखा तो है सेम फॉर 1s एंड 2s। फिर उसके बाद देखो किसकी एनर्जी आएगी, पाई 2px की, फिर किसकी आएगी पाई 2py की, फिर किसकी आएगी सिग्मा 2pz की, फिर कौन आएगा, फिर आएगा सर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इनकी एनर्जी सेम है और सबसे लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। इन दोनों केस में जो सिर्फ एक डिफरेंस आया है वो डिफरेंस ये है कि सर यहां पर अगर sp मिक्सिंग हो रही थी, sp मिक्सिंग सॉरी नहीं हो रही थी, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी पाई 2px और पाई 2py की। और जब sp मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रही है तो एनर्जी जस्ट ऑपोजिट हो गई है, उल्टी हो गई है। इसके अलावा यहां पर कोई चेंज नहीं है, 1s और 2s में कोई चेंज नहीं है। sp मिक्सिंग होने और sp मिक्सिंग नहीं होने में जो सिर्फ और सिर्फ चेंज आया है वो यहां आया है। यहां पर एनर्जी जो चीज है बहुत आसान चीज है और इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। देखो मैं आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होता है ना, ये होता है सर 2s2, ये होता है सर 2s2 2p1। यस कार्बन का होता है सर 2s2 2p2। सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का होता है 2s2 2p3, यही होता है। अरे बोलो ना सर ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4, सर फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5 और सर यहां नियोन का होता है 2s2 2p6। आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना तो क्या हो रहा है सर 2s और 2p में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहां पर 2s में एक इलेक्ट्रॉन, यहां 2s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां 2s में दो गए, 2p में एक इलेक्ट्रॉन, यहां 2p में दो, 2p में 3, 2p में 4, 2p में 5, 2p में 6। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, यस जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है 2p में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा। 2s और 2p के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, क्यों, बिकॉज़ 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो सर उनके बीच एनर्जी का गैप ज्यादा होगा। सर यहां इलेक्ट्रॉन मतलब ये 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, सर यहां 5 और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, थोड़ा रिपल्शन कम हो गया, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप कम हो गया। यहां 2p में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो दोनों ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का गैप है वो कम होता जा रहा है। अब मेरी बात सुनिए, लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक, लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक ये जो एलिमेंट्स हैं इनके 2s और 2p के बीच जो एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी का गैप है वो एनर्जी का गैप बहुत कम है और एनर्जी का गैप कम होने की वजह से इनके s और p ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो s और p ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। s और p ऑर्बिटल्स की आपस में जो मिक्सिंग होती है दैट इज नोन एज sp मिक्सिंग। तो सर s और p ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है और गैप ज्यादा है तो यहां sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो याद रखिए जो मैंने बोला था ना कि केस 1 उसमें 100% s कैरेक्टर है, उसमें 100% s कैरेक्टर है, 2p ऑर्बिटल उसमें 100% p कैरेक्टर है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए तो भैया s में कुछ p कैरेक्टर आ गया और p में कुछ s कैरेक्टर आ गया। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग थी, 2s की एनर्जी कम थी, 2p की एनर्जी ज्यादा थी। यस इसमें 100% s कैरेक्टर था, इसमें 100% p कैरेक्टर था। s जो होता है वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, नजदीक होता है मतलब इसकी एनर्जी कम है। p न्यूक्लियस से दूर होता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो गए तो s में p आ जाएगा और p में कुछ s कैरेक्टर आ गया। इसकी वजह से इनमें जो एनर्जी है वो वापस ऑर्डर जो होता है एनर्जी का वो चेंज हो जाता है और ऑर्डर एनर्जी का चेंज होने के बाद ये थी नहीं हो रही थी तो जो नॉर्मल हमने पढ़ा कि सिग्मा की एनर्जी कम होती है, पाई की एनर्जी ज्यादा होती है, वो हमने ऑर्डर बना दिया। लेकिन क्योंकि ऑर्बिटल की sp मिक्सिंग हुई और sp मिक्सिंग से एटम्स की जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो वापस रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। अरे भैया क्योंकि s में p आ गया, p में s आ गया तो इसकी वजह से एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वापस वो इस तरह से हुआ कि जो 2p की एनर्जी पहले कम थी आज 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। पाई 2px की एनर्जी पहले ज्यादा थी आज वो कम होगी। देखो यही तो डिफरेंस आया है, यही तो डिफरेंस आया है दोनों में। यहां पाई 2p वो रीजन है sp मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा आप इतना ध्यान रखो, मैं चाहूं तो इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड देयर चार्ज्ड स्पीशीज एंड देयर चार्ज्ड स्पीशीज। अगर आपको कहीं पर भी ये दिख जाए इसका मतलब यहां sp मिक्सिंग वाले ऑर्डर से क्वेश्चन करना है। अगर मान लो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड देयर चार्ज्ड स्पीशीज एंड देयर चार्ज्ड स्पीशीज, अगर ये आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आपको sp मिक्सिंग बिना sp मिक्सिंग वाले ऑर्डर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस इतनी सी चीजें मैं आप लोगों से चाहता हूं। N2+ N2- He2+ ऐसा कुछ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हीलियम भी लिख लो ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हीलियम भी लिख लो या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये भी लिख लो, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सारे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2+ है H2 और H2+, H2 मान लो तुमसे कोई कह दे O2-, O2-, O2 है ना, O- है ना, ये वाले O2+ ये वाली होती है चार्ज स्पीशीज। यार चार्ज स्पीशीज का क्या मतलब है, तो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता। मतलब हाइड्रोजन का जो एक 1s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। सर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनेगा सर, एक बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। बनेगा नहीं बनेगा बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे दो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। मैंने आपसे कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें 3 रूल को फॉलो करना है और उसमें सबसे जो पहला रूल था वो था ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब पहले दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होंगे, सिग्मा 1s में फिल होंगे। ये लो सिग्मा 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया। तो जब एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिग्मा 1s2। आप क्या बोलोगे सिग्मा 1s2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2। यस अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं Na से रिप्रेजेंट करूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बताइए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे 0। यस बॉन्ड ऑर्डर बताऊं, बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है Nb - Na/2। यस बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो यहां से अगर मैं तुमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं इसका, आप बोलोगे सर फार्मूला हो जाएगा Nb - Na/2 2 - 0/2। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। क्या मैं कहते हैं हम नहीं पढ़ा नहीं चीज। तो पता जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो आप कहोगे सर पैरामैग्नेटिक की क्या पहचान, कि उसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अरे कोई बोलो यार एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है सर, उसको हम क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक है ना। आप बोलोगे उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताइए H2 का जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। सर देखो बड़ी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। क्या है डायमैग्नेटिक है, तो से बड़ा है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और अगर मान लो किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम आ जाए, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। यस अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या फिर बॉन्ड ऑर्डर उससे भी कम आ जाए, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता।
उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है सर, जो Nb की वैल्यू है वो Na से ज्यादा है, और यहां पर अगर वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब Nb का वैल्यू Na से कम या फिर उसके इक्वल है, मतलब ये वाली कंडीशन है। हाइड्रोजन का जो एटम है उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H+ अगर लिखा है इसका मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सुनना मेरी बात, ये रहा हाइड्रोजन का एक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा H+ जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ना, तभी तो H2+ बनेगा। एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा H+, तो ये दोनों मिलकर बन गए H2+। अब सुनो, ये हो जाएगा सर सिग्मा 1s, ये हो गया सर सिग्मा स्टार 1s, है ना, क्योंकि ये भी 1s ऑर्बिटल है और ये वाला भी 1s ऑर्बिटल है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जल्दी बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर? एक। एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया सर? 0। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? Nb - Na डिवाइड बाय 2, तो सर ये हो जाएगा 1 - 0/2 = 0.5। अच्छा 0.5 है, अगर 0 से बड़ा है बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब H2+ क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बताओ सर। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा होगा सर? ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा। और अगर मान लो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s हो जाएगा। इसका मतलब समझते हो? H2- का मतलब ये हो गया कि एक जो हाइड्रोजन का एटम है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो दूसरा है H- उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1s2 हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इससे भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा सर सिग्मा 1s, यस, और एक होगा सिग्मा स्टार 1s। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 2 1 3, तो उसमें से 3 में से 2 यहां आएंगे और एक यहां आएगा। बोलो, अगर मैं तुमसे पूछूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, तो तुम लोग बोलोगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। बोलो, ये लिखोगे। इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में है सर 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 2 - 1/2 = 0.5, मतलब ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। और सर इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यस, आपको बोलना पड़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, H2+ का 0.5, H2- का भी 0.5, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी होगी? H2 की होगी। लेकिन सर ये बताओ इन दोनों में कैसे कंपेयर करें? जल्दी बताओ। दोनों का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है सर, इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे बोला था एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। यस, मैंने आपसे कहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आपको देखना है किसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सर H2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है सर, इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे बोला था एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। यस, मैंने आपसे कहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी वो आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यस, तो जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आप देखोगे इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो H2+ आएगा और फिर उसके बाद H2- आएगा। बताइए क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो सर ये देखो, यह 1s हीलियम के एक एटम का, यह 1s हीलियम के दूसरे एटम का, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक हो जाएगा सर सिग्मा 1s और एक हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सर यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो काम खत्म। बोलिए बताइए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा सर। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। हमने पढ़ा तो है कि सर He2 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, नॉर्मल गैस है जब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब ये डायमैग्नेटिक वगैरह की बात ही नहीं होगी। समझे? उसमें क्या होंगे? 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ एक क्या बनेगा बेटा? सिग्मा स्टार 1s, और दूसरा क्या बनेगा? जल्दी बताइए। सिग्मा 1s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहां आ गए और 2 यहां आ गए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है? 2s वाला है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है सर, और इधर भी एक 2s है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s और एक बनेगा सिग्मा 2s। बोलिए, तो सर यहां टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां आ गए। मैंने अगर मैं आपसे बोलूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर आएगा सिग्मा 2s2। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बोलो। यस, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो बॉन्डिंग में 2 और 2 4, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है। और सर एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? चेक करो। एंटी बॉन्डिंग में सर इलेक्ट्रॉन आगे देखो कितने हैं? 2 है ना, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 4 - 2/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया सर 1। सर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। बताओ करता है एग्जिस्ट, है ना? कि सर ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं लगा, ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बोलिए ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डन। होने वाली ये है कि अगर मान लो किसी का 1s और 2s पूरा भरा हुआ हो, तो बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 4, इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझो? मेरी बात समझोगे? 2s पूरा भरा हुआ है तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? सर इसके बॉन्डिंग में भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं किसका बना सकता हूं? 2p वाला बना लूं, मेरा काम बन जाएगा, है ना। 2p वाला अगर बना लूं मेरा काम। तो सर देखो दोनों ट्रायंगल सीधे होते थे, आपको याद है क्या? सर दोनों ट्रायंगल सीधे होते थे एसपी मिक्सिंग में। सर ये वाला है π2px, ये वाला है π2py, याद है तुम्हें? और ये वाला है सिग्मा 2pz। अब मुझे बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो यहां देखो बच्चे क्या करते हैं? गलती क्या करते हैं, है ना, हम खत्म। बोले सर ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अरे मेरे भाई अगर तूने यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया ना तो इधर से थप्पड़ पड़ेगा किसका? हंस का। हंस भाई कान पे मारेगा जोर से, हंस फिल करना है। अच्छा ये बात है। यस, आपको क्या करना है? टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मैंने कहा एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने कहा सर देखो एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सर यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? जल्दी बताइए। 6 - 4 / 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। यस, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये n से क्या दिखाया मैंने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यस, पता है ना फॉर्मूला? इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? n × n + 2 बोर मैग्नेट्रॉन। ये तो था ना आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना। तो बोरोन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है। हम लोगों ने वीबीटी में ये चीज पढ़ी थी कि अगर 2 एटम्स के बीच एक बॉन्ड बना है तो वो बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा होता है। वो बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा होता है। यस, वो बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा होता है। लेकिन ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? सर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ये इसमें बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो देखो ये तो पेप्टिड केस है, Nb - Na 0 हो गया। सर यहां तो जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है बोरोन बोरोन के बीच, सर उसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज हुए हैं। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा नहीं है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां लिखो बॉन्ड ऑर्डर, और यहां लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान लो 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, है ना। जैसे N2 होता है ना, N2 बेटा N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्रिटिकल बॉन्ड होता है ना, तो N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, है ना। इस बात को याद रखें। अब क्या करना आपको? जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। यस, अरे सॉरी 15 16 आएगा भाई, यहाँ
क्या कर रहा हूं मैं, 15 के बाद 16, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा। चेक करो, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। अगर आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो आप इस ट्रिक की हेल्प से बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन है तो आपने कहा सर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और अगर 14 से कम होगा, 14 से अगर कम होगा तब भी एक एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होता जाएगा। देखो तुम, और जिसको विश्वास ना हो वो करके देख ले, है ना भाई लोगों, जिसको विश्वास ना हो करके देख ले। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको ये ट्रिक बता दी। यस, इलेक्ट्रॉन 8 से लेके इलेक्ट्रॉन 20 तक के क्वेश्चन हो गए हमारे डायरेक्ट। सर 20 से ज्यादा हो गए तो, बेटा 20 से ज्यादा हो गए वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 8 से कम हो तो फिर बना के देखना पड़ेगा, है ना, इसी मॉलिक्यूल में। तो आंख बंद करके कह देना कि पैरामैग्नेटिक है। और इसके साथ साथ दो चीज और है, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 और 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए ना इवन में से अगर 10 और 16 आ जाए ना, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक बस इतनी, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। और डायमैग्नेटिक की क्या पहचान होगी, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। डायमैग्नेटिक की क्या पहचान है, डायमैग्नेटिक की पहचान ये है कि सबसे पहली चीज तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दो छोड़ दूं और इनको छोड़ के अगर कहीं पर भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा। बताओ, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होगा सर, काम खत्म। अगर मान ले मैं तेरे से पूछूं O2 डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो कहेगा सर 16 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर मैं तेरे से पूछूं F2 बताएगा, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है महाराज, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन है सर, 18 इलेक्ट्रॉन इस वाली कैटेगरी में आएगा, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्या तुम मेरी बात समझ चुके हो क्या? सिग्मा स्टार आएगा फिर कौन आएगा, सिग्मा 2s आएगा फिर कौन आएगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा। याद करो जब sp मिक्सिंग होती थी तो इसके बाद किसकी एनर्जी आती थी, pi 2px pi 2py की, और फिर उसके बाद किसकी एनर्जी आती थी, सिग्मा 2pz की। क्या तुम्हें याद है क्या? अरे थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, मतलब अगर उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, और सर 1 2 9 10 11 12 ऐसे जाएगा। मतलब अगर आप लोग देखोगे ना, अगर आप लोग देखोगे तो ये ऐसा बनेगा कुछ, है ना, 2p और 2p से ये होता है pi 2px pi 2py, है ना, pi 2px pi 2py, इन दोनों में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे बोलो, इन दोनों में दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। और सर जो सिग्मा 2pz होगा, सर जो सिग्मा 2pz होगा वो बिल्कुल खाली होगा, सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझिए आप मेरी बात, शायद ऐसा ही तो होगा। आप बताओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सर, 2 2 4 4 4 8 सर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। मैंने कहा भाई एन का वैल्यू कितना होगा, एंटी बॉन्डिंग में कितना है सर, 4 है सर। इसका मतलब यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा सर 8 - 4 बटा 2, बोलो ना 8 - 4 बटा 2 कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया सर। अरे सर ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? मैंने कहा भाई कहां तुझे एंटी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बता दो। कहीं तुझे एंटी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? बोलेगा नहीं दिखा, नहीं दिखा। इसका महाराज इसका मतलब ये है कि ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बोलिए यस, डायमैग्नेटिक टेंपरेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाई टेंपरेचर पे एग्जिस्ट करता है। बट मैं इसको बोलूंगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सर कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और भाइयों देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, पाई बॉन्ड यूज हुए, पाई ऑर्बिटल यूज हुए, है ना। ये वाला डबल बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, पाई। यस, डबल बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, पाई बॉन्ड हुए, है ना। जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दादा दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड है सर, ये पाई बॉन्ड है। याद करो कल मैंने आपको B2 कराया था, है ना, B2 मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है तुम्हारा पाई बॉन्ड, है ना। यहां पर भी जो दो डबल बॉन्ड बने, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कौन से होंगे सर, वो होंगे पाई बॉन्ड होंगे। तो मतलब VBT जो था ना, VBT से कुछ अलग है ये चीज, है ना। हालांकि ये चीज हमसे नहीं पूछा जाता। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में बोला जाता है होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में बोला जाता है होमो। और लूमो क्या होता है, लूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। यस, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है pi 2px और pi 2py। वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन सा है, pi 2px pi 2py। और लोवेस्ट एनर्जी वाला वो ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है वो कौन सा है, सिग्मा 2pz है। पता बोलना पड़ेगा, हां फैल मत जाना। ये 2px 2 pi 2p/2 सर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा किसमें, सिग्मा 2pz में। यस सर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना सर। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में आज भी 4 है। तो सर इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आ जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है ना। डिक्रीज करने का जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है सर, इलेक्ट्रॉन कहां से हट रहा है, बॉन्डिंग में से हट रहा है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, है ना। और N2+ होगा ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ना। देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे बोलूं N2 से N2- जाए तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, N2 से N2- जाने पे बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो आपको N2- जाएगा, N2- में मतलब ये हो गया कि सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड होगा। मतलब बॉन्डिंग में आज भी इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। और अगर एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर तो चलो आज भी उतना ही है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है सर, आज भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रहेगा, आज भी ये पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा। यस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। अब देखो बहुत सारे लोग हैं ना, और मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी लिखा होता है उसी तरह से पढ़ाते हैं। बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग होती है तो ऑर्डर ये होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो सब sp मिक्सिंग नहीं होगी, sp मिक्सिंग नहीं होगी तो ऑर्डर ये हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप में से कई लोग ईमान से पढ़ा है ना। हां अगर ऐसा तुमने पढ़ा है ना, क्योंकि अगर N2- की मैं बात करूं, N2- में 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी N2- में sp मिक्सिंग होती है। तो मतलब आपको वैसे नहीं देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो चार्ज्ड स्पीशीज होती है वहां तक sp मिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती। यस, नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती। कहां से आसानी से हटेगा, ये देख, ये है नाइट्रोजन एटम की एनर्जी, है ना, ये नाइट्रोजन एटम की ऑर्बिटल की एनर्जी है, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से हटाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हटाएगा सिग्मा 2pz से। और अगर मैं नाइट्रोजन एटम की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से हटाएगा, 2p से हटाएगा। अब तुम मुझे एक बात बता दे, एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की ज्यादा है सर, एनर्जी देखो की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा है। अरे हां बोल दे भाई, है कि नहीं है, एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा है। अरे हां बोल दे भाई, कम है एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सिग्मा 2pz से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी नाइट्रोजन एटम से ज्यादा होती है। चेक कर लो, एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है मतलब न्यूक्लियस के नजदीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, नहीं मुश्किल होगा, सॉरी, एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ऐसी चीजें समझ गए। यस, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा सर। अच्छा अरे भैया इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सर, कितना है, 2 है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये कैसा होगा सर, ये पैरामैग्नेटिक होगा सर, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अरे बोलो ये कैसा होगा महाराज, पैरामैग्नेटिक होगा, बताइए ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर आपको याद हो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, अगर आपको याद है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वहां पर एक लिमिटेशन लिखाई गई थी, और वो क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि वीबीटी जो होता है, वीबीटी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। वो O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता था। यहां देखिए एमओटी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है। O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्या मेरी बात समझे। और ये है pi∗2py, हमारा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, O2 मॉलिक्यूल में यहां प्रेजेंट है।
यही है ना। अब आप समझो, अगर आप नाइट्रोजन एटम से ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हो तो कहां से हटाओगे? 2p से हटाओगे। और अगर आप O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो कहां से हटाओगे? pi स्टार 2px या फिर pi स्टार 2p से हटाओगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है तुम्हें? सर एनर्जी तो हमें लग रही है कि 2p की एनर्जी कम है और इन pi स्टार 2px pi स्टार 2py की एनर्जी ज्यादा है। अरे मेरे भाई, अगर इनकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा। बोले भाग जा, एटम नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2p की एनर्जी कम है। तो आज ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जो है उसकी O2 मॉलिक्यूल जो है नहीं, उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है। आज ऑक्सीजन एटम की एनर्जी ज्यादा होगी। समझे? यस, आज ऑक्सीजन एटम की एनर्जी ज्यादा होगी। बताइए, हो गया? बताता हूँ बेटा, जो O2 आयन होता है ना, O2 इसको बोला जाता है पेरोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है इसको? पेरोक्साइड आयन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा माइनस आयन बेटा। O2 आयन को पता क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज सुपर ऑक्साइड आयन, है ना। ये इनके नाम है बेटा जी, ठीक है ना, ये इनके नाम है भाई। क्या नाम है? दिस इज सोडियम पेरोक्साइड। ये क्या है? सोडियम पेरोक्साइड। वैसे ही एक लिखा है KO2, ये कैसे टूटेगा? K प्लस O2 माइनस। तो ये जो O2 है बेटा, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, इसको बोला जाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यस, 2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। O2 माइनस के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर सबसे कम O2 माइनस, है ना। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा? O2 माइनस, फिर किसका आएगा? O2, और सबसे ज्यादा किसका होगा? O2 प्लस का। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड एनर्जी, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता था सर वही ऑर्डर किसका होता है? बॉन्ड एनर्जी का होता है। और अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं बॉन्ड लेंथ का, तो आपने सुना था कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। यस, मैं देखो, अगर मान लो मैं आपके सामने लिखूं एक एग्जांपल NO का, एक में एग्जांपल लिखा है CO, एक में एग्जांपल लिख दिया मान लो NO+। यस, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और इलेक्ट्रॉन बताने के बाद इन तीनों का आपको क्या बताना है? बॉन्ड ऑर्डर बताना है ना। इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बताइए इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 और 7 15 होगा। यहां होगा सर 6 और यहां होगा 8, तो ये हो जाएगा 14। NO के पास 15 है तो NO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। NO के पास 15 है, NO माइनस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब याद करो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 था तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 यूनिट से कम हो जाएगा, और 16 है तो 1 और कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत आएगी आपको? नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि जो CO प्लस होता है बेटा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ग्रेटर देन 3 होता है ना। CO में CO प्लस में CO नहीं CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ग्रेटर देन 3 होता है।